क्लास आज हम टॉपिक पढ़ेंगे न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया। पेज नंबर 88, 89, 90 एंड 91। पहले हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया। न्यूट्रिशन क्या होती है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको अपनी लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए या अपनी लाइफ की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। और वो एनर्जी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कहाँ से मिलती है? न्यूट्रिशन से मिलती है या न्यूट्रिएंट से मिलती है। और न्यूट्रिएंट्स जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैसे प्रोड्यूस करते हैं? कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपना फूड या अपने न्यूट्रिएंट्स खुद प्रोड्यूस कर सकते हैं, और कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करते हैं टू ऑब्टेन फूड। तो आपको पता है कि वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो अपना फूड जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड से सिंथेसाइज नहीं कर सकते उनको हेटेरोट्रॉफिक लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं, और जो अपना फूड सिंथेसाइज कर सकते हैं उनको ऑटोट्रॉफिक लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं। इसी तरह से अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया भी दो तरह के हैं, एक है हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया और एक है ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। पहले हम डिस्कस करेंगे हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया को। हेटेरोट्रॉफिक कौन से बैक्टीरिया हैं? which cannot synthesize their organic compound from simple inorganic substances। के मतलब ये जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या फूड या न्यूट्रिएंट्स इन्हें इनकी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए चाहिए, इसको ये प्रोड्यूस नहीं कर सकते। ऐसे बैक्टीरियाज को हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया कहते हैं। इनके मोड ऑफ फीडिंग के बेस पे हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया को सेप्रोट्रॉफिक, सिम्बियोटिक या पैरासिटिक बैक्टीरिया में डिवाइड किया गया है। पहले हम देखते हैं सेप्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। सेप्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया है जो अपना फूड या अपनी एनर्जी जो है डेड ऑर्गेनिक मैटर से ऑब्टेन करते हैं। सॉइल हमें पता है कि ये ऑर्गेनिक जितने भी डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं वो सॉइल में प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमस। ह्यूमस आपने नाम सुना होगा। ह्यूमस क्या होता है? ह्यूमस इज़ एक्चुअली पार्शियल डिके ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। के जो भी सॉइल है ना, तो उसके अंदर हमें पता है कि प्लांट्स की भी जब डेथ होती है तो वो सॉइल में ही गिरते हैं, और अगर एनिमल्स जो हैं उनकी भी जब डेथ होती है वो भी सॉइल में गिरते हैं। तो उन प्लांट्स और एनिमल की जो डेथ हो रही है और उसका पार्शियल डिके है, वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो गया है, उनकी बॉडी डिकम्पोजिशन होना शुरू हो गया, तो वो सारा का सारा जो ऑर्गेनिक मटेरियल है ना प्लांट्स और एनिमल का, वो सॉइल में चला जाएगा। सॉइल के साथ जब मिक्स होगा तो जो सैंपल बनेगा उस सैंपल को कहते हैं ह्यूमस। अब जो बैक्टीरियाज़ हैं इनके पास काफ़ी अमाउंट में एंजाइम्स हैं जो इस ह्यूमस के अंदर जो ऑर्गेनिक मटेरियल है जो प्लांट्स और एनिमल की डेड बॉडी से मिक्स हुआ है उसको ये ब्रेक करते हैं और उस ऑर्गेनिक मैटर को यूज़ करते हैं एज देयर फूड। मतलब ये जितना भी कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर है ना प्लांट्स और एनिमल्स का, उसको ये कन्वर्ट कर देते हैं इनटू सिंपलर ऑर्गेनिक सब्सटेंस और उसको यूज़ करते हैं एज अ फूड। सिम्बियोटिक बैक्टीरिया। सिम्बियोटिक ऐसे बैक्टीरिया हैं जो किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ एक रिलेशन बना लेते हैं, उसके साथ अपने आप को अटैच कर लेते हैं, और एज अ रिज़ल्ट ये क्या करते हैं कि उस लिविंग ऑर्गेनिज्म से फूड लेते रहते हैं। यानी कि जो इनको एनर्जी चाहिए या जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए ये खुद तो प्रोड्यूस नहीं कर सकते, बल्कि इसके लिए वो क्या करते हैं कि किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ एक एसोसिएशन बना लेते हैं, और वो लिविंग ऑर्गेनिज्म कोई ऑटोट्रॉफिक होना चाहिए, कोई ऑटोट्रॉफिक प्लांट होना चाहिए, और जैसे जैसे वो प्लांट अपना फूड प्रोड्यूस करेगा और उसमें से कुछ अमाउंट जो है इन सिम्बियोटिक बैक्टीरियाज को भी मिलती जाएगी। तो एग्ज़ाम्पल क्या है ऐसे बैक्टीरिया की? राइजोबियम रेडी सिकोला एक बैक्टीरिया है, इसकी ये एग्ज़ाम्पल है ये सिम्बियोटिक बैक्टीरिया की, और ये एज अ सिम्बियोंट रहते हैं लिग्यूमिनस प्लांट्स यानी पाइसम सैटिवम यानी पी प्लांट, जो मटर होते हैं ना उसकी उन मटर का जो पौधा है ना उसमें छोटे छोटे से लिग्यूम बने होते हैं, यानी छोटे छोटे से नोड्स बने होते हैं। उन नोड्स में ये बैक्टीरिया रहते हैं एज अ सिम्बियोंट, और वो पी प्लांट जितनी भी फोटोसिंथेसिस करेगा, जो भी वो उसमें फूड बनेगा, थोड़ा फूड जो है इन बैक्टीरिया को मिलता रहता है। थर्ड है पैरासिटिक बैक्टीरिया। पैरासिटिक ऐसे बैक्टीरिया हैं जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में ग्रो करते हैं, उसके किसी टिश्यू के अंदर ग्रो करेंगे या किसी सेल के अंदर ग्रो करेंगे, और ये क्या करते हैं साथ साथ उसको हार्म करते रहते हैं। यानी जो उसका होस्ट है ना
उसको ये हार्म करते रहते हैं, उसको कोई डिज़ीज़ कॉज कर देते हैं, और साथ ही ये क्या करते रहते हैं कि उसको नुकसान देते हैं यानी होस्ट को, और जितनी भी उसकी एनर्जी है उसको ये एक्सट्रैक्ट करते रहते हैं उसकी बॉडी से। तो इस तरह की बैक्टीरिया की एग्जांपल है न्यूमोकोकस। फिर है ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो है अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड अपने यानी कि जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं उनको इनऑर्गेनिक कंपाउंड से प्रोड्यूस कर सकते हैं। ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो है दो तरह के हो सकते हैं, फोटोसिंथेटिक या कीमोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया हैं जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, जिस तरह से प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं ना बाय द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, इसी तरह से फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया भी हैं, ये भी फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। लेकिन इनमें और प्लांट्स में डिफरेंस क्या है कि प्लांट्स के पास जो पिगमेंट है उसको कहते हैं क्लोरोफिल। इनका भी जो पिगमेंट है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट वो बिल्कुल क्लोरोफिल की तरह का ही है, लेकिन उसका नाम है बैक्टीरियो क्लोरोफिल या उसका नाम है क्लोरोबियम क्लोरोफिल। ठीक है, इनके बैक्टीरिया के जो क्लोरोफिल है ये उसका अलग नाम है। अच्छा, ये जो पिगमेंट्स हैं बैक्टीरिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि जितने भी प्रोकैरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनकी बॉडी में मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स एब्सेंट हैं। जैसे क्लोरोप्लास्ट एक मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल है ना, तो प्लांट्स में उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, तो वो क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस करता है। लेकिन बैक्टीरिया के अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स नहीं है, यानी इसमें क्लोरोप्लास्ट भी नहीं होगा, तो इसलिए जो इनका क्लोरोफिल है वो क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट नहीं होगा, इनका क्लोरोफिल प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। और एक और जो डिफरेंस है बैक्टीरिया की फोटोसिंथेसिस में वो ये है कि बैक्टीरिया कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं, सनलाइट को यूज़ करते हैं फॉर फोटोसिंथेसिस, लेकिन वो H2S को यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ वाटर। वाटर की बजाय हाइड्रोजन सल्फाइड को यूज़ करते हैं और फिर फोटोसिंथेसिस करवाते हैं। अब आपको पता है जो ऑक्सीजन की लिबरेशन होती है एज अ रिज़ल्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, वो ऑक्सीजन आता है वाटर से। तो प्लांट्स जब हाइड्रोजन सल्फाइड को यूज़ करेंगे तो उसके रिज़ल्ट में जो ऑक्सीजन है ना वो नहीं आएगी, ऑक्सीजन की बजाय सल्फ़र आएगा। प्लांट्स अगर बैक्टीरिया अगर फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, तो बैक्टीरिया की जो फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन है ये आपकी बुक में पेज नंबर 90 पे लिखी हुई है। जब आप ये क्वेश्चन लिखेंगे तो वहाँ से ये इक्वेशन देख के लिखनी है, ये आपका टास्क है। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया हैं जो ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को यूज़ करते हैं और किसी किस्म के ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आयरन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या सल्फ़र वगैरह को यूज़ करते हैं और अपने लिए मतलब डिफरेंट केमिकल्स को यूज़ करते हुए अपना ऑर्गेनिक फूड जो है उसको प्रिपेयर करते हैं। तो ऐसे बैक्टीरिया को कहते हैं कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। नेक्स्ट टॉपिक है रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन क्या होती है? इनटेक ऑफ ऑक्सीजन। तो रिस्पायरेशन की बेस पे भी जो बैक्टीरिया है इनको डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासिफाई किया गया है। कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनको ऑक्सीजन चाहिए होती है टू परफॉर्म देयर एक्टिविटीज़ और टू परफॉर्म देयर मेटाबॉलिज्म, मतलब ऑक्सीजन के बगैर उनका सर्वाइवल इम्पॉसिबल है। तो इस तरह के बैक्टीरिया को एरोब्स कहते हैं या एरोबिक बैक्टीरिया कहते हैं। एग्जाम्पल है सीडोमोनास की। सेकंड है एनारोबिक बैक्टीरियम। एनारोबिक ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइव करते हैं, मतलब अगर ऑक्सीजन नहीं होगी ना तभी वो सर्वाइव करेंगे। तो इस तरह के बैक्टीरिया को कहते हैं एनारोबिक बैक्टीरियम। और स्पायरोचीट जो है ये एनारोबिक बैक्टीरियम की एग्जाम्पल है। फिर है जी फैकल्टेटिव बैक्टीरिया। फैकल्टेटिव ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनके लिए अगर ऑक्सीजन है तो ठीक है, अगर ऑक्सीजन नहीं भी है तो भी ठीक है, मतलब वो दोनों कंडीशन में सर्वाइव कर लेते हैं। तो ई कोलाई जो है फैकल्टेटिव बैक्टीरिया की एग्जाम्पल है। कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी हैं जो बिल्कुल लो अमाउंट जो है ऑक्सीजन की उनको चाहिए होती है टू परफॉर्म देयर एक्टिविटीज़, और इस तरह के बैक्टीरिया को कहते हैं माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरियाज। कंपाइलोबैक्टर जो है माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया की एग्जाम्पल है। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इज़ योर नेक्स्ट टॉपिक। पहले हम डिस्कस करते हैं रिप्रोडक्शन को। रिप्रोडक्शन क्या होती है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, बेशक वो बैक्टीरिया है, कोई प्लांट है, कोई एनिमल है, वो जब एक न्यू ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है, यानी पेरेंट सेल जब डॉटर सेल में डिवाइड होता है, तो उस प्रोसेस को कहते हैं रिप्रोडक्शन। तो बैक्टीरियाज जो हैं ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं मोस्ट कॉमनली, और सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं। तो मतलब इनके अंदर उस तरह से मियोसिस नहीं है या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उस तरह से नहीं है जिससे बाकी लिविंग ऑर्गेनिज्म में है।
इनका एक प्रोसेस है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, दैट इज़ कंजुगेशन। कंजुगेशन मैंने आपको पिलाए वाले टॉपिक में बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था, आपको बोला भी था कि आपने अपने होमवर्क में लिखना है। तो अभी हम कंजुगेशन को दोबारा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, आज हम सिर्फ बाइनरी फिजन को एक्सप्लेन करेंगे। बाइनरी फिजन एक प्रोसेस है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। सिंपल बाइनरी फिजन को हम ये कहते हैं कि एक अगर हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसको दरमियान से काट के हम दो में डिवाइड कर देते हैं, तो उस प्रोसेस को कहते हैं बाइनरी फिजन। अच्छा, बाइनरी फिजन बैक्टीरिया जो है तभी कर सकते हैं जब उनके लिए कोई कंडीशन फेवरेबल है, मतलब जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं ना, या उनको रिप्रोडक्शन के लिए या उनकी लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए जितने भी फैक्टर्स चाहिए ना, वो अगर फेवरेबल हैं तो तभी ये बैक्टीरिया बेटरली या एफिशिएंटली रिप्रोड्यूस कर सकेंगे। बाइनरी फिजन क्या है? बाइनरी फिजन इज़ द फास्टेस्ट मोड ऑफ asexual reproduction found in the living organism, particularly unicellular। यानी कि जो फास्टेस्ट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, वो बाइनरी फिजन है। फिजन टेक प्लेस व्हेन देयर इज़ एम्पल सप्लाई ऑफ फूड एंड मॉइस्चर। एम्पल कहते हैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में। अभी जो मैंने आपको बात बताई है कि जो फैक्टर्स हैं इनकी ग्रोथ के लिए, अगर वो फेवरेबल हैं और जितना भी न्यूट्रिएंट्स है अगर वो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है, तो उस टाइम जो फिजन है या जो रिप्रोडक्शन रेट है वो हाई होगा। ड्यूरिंग बाइनरी फिजन द फर्स्ट द हेरिडिटरी मटेरियल यानी DNA एंड द फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन बॉडी इज़ रेप्लिकेटेड। यानी फर्स्ट स्टेप जो है बाइनरी फिजन का, उसमें क्या होता है कि जो DNA है या क्रोमेटिन बॉडीज़ होती हैं बैक्टीरिया के अंदर, उसकी रेप्लिकेशन होती है। रेप्लिकेशन में क्या होता है कि एक DNA जो है, ये देख लें आप, एक सेल है बैक्टीरिया का और उसमें एक DNA रेप्लिकेट हो चुका है एक अदर DNA में। क्रोमेटिन बॉडीज सो फॉर्म्ड मूव अपार्ट, और जैसे ही क्रोमेटिन बॉडीज़ बन चुकी हैं, ये उसी सेल के अंदर एक दूसरे से दूर दूर होना शुरू हो गई हैं। यहाँ पे आप देखें, एक DNA यहाँ पे है और दूसरा DNA यहाँ पे है, यानी ये एक दूसरे से अवे मूव कर रही हैं। देन अ कंस्ट्रिक्शन अपीयर्स अराउंड द मिडल ऑफ द सेल एंड इट स्प्लिट्स इनटू 2 पार्ट्स। और उसके बाद क्या होता है कि जो सेल, ये वाला जो पेरेंट सेल है ना, वो उसका साइज़ इंक्रीज़ होगा और उस सेल के दरमियान में जो उसके सेल वॉल है वो इन्वेजिनेट करेगी इनवर्ड, यानी कि अंदर की तरफ उसमें कंस्ट्रिक्शंस आएंगी और यहाँ पे सेल जो है वो 2 हाफ में डिवाइड होना शुरू हो जाएगा। These parts grow in size and form a mature bacterial cell। और ये जो अलग पार्ट हुए ना, ये वाला और ये वाला, ये इनकी ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी और ये तकरीबन मतलब पहले छोटे से है ना, फिर ये एक मेच्योर साइज़ में जब पहुंच जाएंगे और ये न्यू पेरेंट यानी हैं, तो इसके लिए तो ये डॉटर सेल्स हैं, लेकिन ये आप एक्ट कर सकते हैं एज ए न्यू पेरेंट, यानी इनसे आगे बाइनरी फिजन हो सकती है। और जो एक सिंगल फिजन का टाइम है ना, वो तकरीबन 20 to 30 मिनट है, यानी कि एक पेरेंट बैक्टीरियल सेल को 2 डॉटर सेल में डिवाइड होने के लिए 20 से 30 मिनट लगते हैं। और ये जो पूरा टाइम है ना इस फिजन का, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक का जो टाइम है, इस टाइम को कहते हैं जनरेशन टाइम। उसके बाद टॉपिक है ग्रोथ। ग्रोथ क्या है? वैसे तो हम जनरली ग्रोथ को अगर कहें, जनरल डेफिनेशन जो है वो होती है इंक्रीज़ इन साइज़, कि कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, प्लांट है या एनिमल है, उसका साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है अगर, तो वो ग्रोथ कर रहा है। लेकिन बैक्टीरिया के सेंस में ग्रोथ थोड़ी सी डिफरेंट है। ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को एक साथ ही ले लेते हैं कि बैक्टीरिया का अगर नंबर इंक्रीज़ हो रहा है ना, मतलब एक बैक्टीरिया जितनी एफिशिएंटली वो रिप्रोडक्शन करेगा, जितनी एफिशिएंटली उसकी बाइनरी फिजन हो रही है, बाइनरी फिजन का प्रोसेस हो रहा है, तो उस प्रोसेस को हम ग्रोथ भी कह लेते हैं। तो पहले जैसे मैंने आपको बताया कि जितने भी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, टेम्परेचर, न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी, पीएच या आयनिक कंसंट्रेशन वगैरह, अगर ये सारे फैक्टर्स उस बैक्टीरिया के लिए फेवरेबल हैं, तो उसकी जो ग्रोथ रेट है वो भी एफिशिएंटली होगा, यानी कि वो एफिशिएंटली ग्रो करेगा। तो ग्रोथ कर्व बनती है बैक्टीरिया जब ग्रो करते हैं। कर्व आपको पता है कि जिस तरह से ग्राफ बनता है वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के दरमियान, तो दरमियान में कोई भी कर्व बनती है। इसी तरह से बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है वो भी हम उस कर्व पे अगर देखें ना, तो 4 उसमें फेजेस आती हैं उस कर्व में। पहली जो फेज़ है वो है लैग फेज़। लैग फेज़ में क्या होता है कि बैक्टीरिया जो है वो बिल्कुल अभी नया नया रिप्रोड्यूस हुआ है,
तो वो बिल्कुल इनएक्टिव होता है इन दैट फेज़ और अपने आप को प्रिपेयर कर रहा होता है, मतलब न्यूट्रिएंट्स ले रहा है और अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है ताकि वो आगे खुद को डिवाइड कर सके। उसके बाद फेज़ आती है थोड़ी देर के बाद लॉग फेज़। लॉग फेज़ जो है ये एफिशिएंट ग्रोथ की फ़ेज़ है और लॉग फेज़ में बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है वो बहुत रैपिड हो जाती है, यानी कि जो बाइनरी फिजन का रेट है या बैक्टीरिया की कॉलोनीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा बनना शुरू हो जाती हैं। उसके बाद है स्टेशनरी फेज़। स्टेशनरी फेज़ वो फेज़ होती है जिसमें बैक्टीरियल मल्टीप्लिकेशन, यानी एक बैक्टीरिया का 2 या 2 से मोर लिविंग बैक्टीरिया में डिवाइड होना और साथ ही जो बाकी ओल्ड बैक्टीरिया हैं उनकी जो डेथ है, डेथ रेट और जो उनका बर्थ रेट है यानी कि मल्टीप्लिकेशन रेट और जो डेथ रेट है वो स्टेशनरी फेज़ में दोनों सेम हो जाते हैं। थर्ड जो फेज़ है वो है डेथ या डिक्लाइन फेज़। डेथ या डिक्लाइन फेज़ में क्या होता है कि लास्ट फेज़ होती है ये बैक्टीरियल ग्रोथ की और यहाँ पे जो बैक्टीरिया है उनका जो डेथ रेट है वो उसकी ग्रोथ रेट से ज़्यादा होता है, यानी कि बैक्टीरिया पहले तो ग्रो कर रहे थे, उनका नंबर इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन जैसे ही वो डिक्लाइन फेज़ में जा रहे हैं तो यहाँ पे जो ओल्डेस्ट बैक्टीरिया हैं या जितने भी न्यू बैक्टीरिया बन चुके हैं उनका डेथ रेट जो है वो इंक्रीज़ करेगा देन देयर बर्थ रेट। तो ये आपका जो टॉपिक है रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ ये भी एंड हो गया। आपका होमवर्क है, आपने नोट लिखना है, लॉन्ग क्वेश्चन, राइट अ नोट ऑन न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की न्यूट्रिशन वाला जो टॉपिक हमने पढ़ा है उस पर नोट लिखना है कंप्लीट और उसके बाद आपने ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया इस टॉपिक को एक्सप्लेन करना है। ये दो लॉन्ग क्वेश्चन